प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। यह एक संस्मरण है। यहाँ लेखिका अपने परिवार की औरतें यानी अपनी नानी, माँ, दादी, परदादी और अपनी 4 बहनों के विषय में बतला रही हैं। उनके साथ अपने अंतर संबंधों को बतला रही हैं। हम अब मृदुला गर्ग जी के विषय में समझ लेते हैं। मृदुला गर्ग जी हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रही हैं। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। ये भारत के विभिन्न शहरों में रहीं। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। इन्होंने कथ्य और शिल्प के ऊपर नई अनुसंधान की और उनको एक नई गति प्रदान की। इनकी प्रमुख कृतियों में उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब, संगति विसंगति, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल इत्यादि हैं। यहाँ लेखिका सबसे पहले अपनी नानी के विषय में बतला रही हैं। लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं, क्योंकि लेखिका की माँ की शादी से पहले ही उनकी नानी का देहावसान हो गया था। इसलिए वे अपनी नानी को न देख सकी और न उनसे कहानी सुनी। लेकिन अपनी माँ के द्वारा उन्होंने नानी की कहानी अवश्य सुनी। इससे उन्हें अपनी नानी की देशभक्ति का ज्ञान हुआ। उनकी नानी अनपढ़ थीं, पर्दा में रहने वाली स्त्री थीं, लेकिन उनके पति पढ़े लिखे थे। विलायत से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री ले ली थी, यानी वे वकील थे और विलायती रंग ढंग से रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेजियत का प्रभाव था। लेकिन उनकी नानी इन सबसे बेअसर थी और उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति से नहीं किया था। लेकिन जब ये मृत्यु के करीब पहुंच गईं, तब उन्होंने अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुला लें। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि नानी जो जीवन भर पर्दे में रहीं, घूंघट में रहीं, उन्होंने कभी किसी भी प्रकार की इच्छा अपने पति पर जाहिर नहीं की। आज जब वो मृत्यु के करीब हैं तो वे घूंघट उठा अपने पति के मित्र से मिलना चाहती हैं। ऐसा कैसे? लेकिन जब उनके पति के मित्र प्यारेलाल जी आए, तब नानी ने अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि उनकी इकलौती बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से कर दिया जाए, जिस व्यक्ति के अंदर आज़ादी के प्रति जुनून हो। ऐसे व्यक्ति से उनकी पुत्री का विवाह किया जाए। इससे लेखिका को पता चल गया कि उनकी नानी के मन में आज़ादी के प्रति जुनून था और वे आज़ाद ख्याल की थीं। वे भले ही विलायती रंग ढंग में रंगी पति की पत्नी थीं, लेकिन वे आज़ाद ख्याल की थीं और उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिया था। नानी की इच्छा अनुसार लेखिका की मां की शादी पढ़े लिखे होनहार गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई। इस प्रकार वे सादा जीवन जीने को विवश हो गई। उनकी मां का शरीर कमजोर था। मां रात में जाकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। घर में नाना की साहबी का पर्याप्त असर था। नाना का आन बान शान साहबों जैसा था। इतना होते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी के कहे अनुसार एक गरीब होनहार आज़ादी के सिपाही के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेखिका कहती हैं कि मां अपनी खूबसूरती, ईमानदारी, निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण सभी की प्रिय थीं। सभी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी मां कभी भारतीय मां जैसी नहीं थी। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वे न घर के काम करती थी न बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी।
बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ती थीं या संगीत सुनती रहती थीं। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, क्योंकि न वे झूठ बोलती थीं, न वे किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे से कहती थीं। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। वे बच्चों की भी दोस्त थीं। अब यहाँ लेखिका अपनी परदादी के विषय में बोल रही हैं। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर थी। उन्होंने सामान को एकत्र नहीं किया, वे फालतू सामान को दान कर देती थी। यहां तक तो बात ठीक थी, पर लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। सभी लड़के की मन्नत मांगते हैं, लेकिन लेखिका की परदादी ने लड़की की मन्नत मांगी, यानी वे स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर थी। उनके अंदर भी क्रांति की भावना थी। वे समाज से हटकर चलने वाली महिला थी। इसलिए समाज जहां लड़कों को प्रमुखता देता है, वहां उन्होंने लड़की को प्रमुखता दी और लड़की की इच्छा प्रकट की, और इस बात को उन्होंने सबको बता भी दी कि मैंने लड़की मन्नत मांगी है। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत घर में 5 कन्याएं दे दी। लेखिका अपनी माँ जी के विषय में एक घटना को बतला रही हैं कि उनकी माँ किस तरह से सरल स्वभाव की थी और उन्होंने किस तरह से एक चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया था। हवेली के मर्द बारात में किसी दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें रत जगह मना रही थीं। एक बार क्या हुआ कि उनके यहाँ शादी का माहौल था, इसलिए जो मर्द थे, पुरुष, वे बारात में किसी दूसरे गांव चले गए और औरतें रात भर जगकर उत्सव मनाती रहीं। अब उत्सव का शोर था, तो ऐसे में एक चोर पता नहीं कैसे हवेली में घुस आया, जिसे कोई जान न सके। शोर से बचकर माझी भी दूसरे कमरे में चली गईं, जिससे उन्हें वहां शांति मिले। गलती से चोर भी उसी कमरे में घुस गया जिस कमरे में माझी थी। उसके कदमों की आहट से माझी की नींद खुल गई। माझी को पता चल गया कि कोई है और उन्होंने पूछा, कौन? चोर के यह बताने पर कि मैं चोर हूं, माझी ने उसे कुएं से एक लोटा साफ पानी लाने को कहा। कुएं पर पानी भरते चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया। अब जब चोर पकड़ा गया तो माझी के सामने लाया गया। अब माझी ने चोर को कहा था कि एक लोटा पानी लेकर आ, तो पहरेदार ने भले ही पकड़ लिया हो, लेकिन चोर एक लोटा पानी लेकर पहरेदार के साथ माझी के पास पहुंचा। माझी ने आधा पानी खुद पीकर बाकी पानी चोर को पिलाया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम मां बेटी हुए, अब चाहे चोरी कर या खेती कर। माझी की बातों का चोर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि चोर ने चोरी करनी छोड़ दी और खेती करने लग गया। लेखिका ने भी उस चोर को एक दिन देखा। सबने बताया कि यह वही चोर है जिसका हृदय परिवर्तन माझी ने किया था। लेखिका स्वाधीनता संग्राम के विषय में सारी बातें जानती थी। वे स्वयं भी स्वाधीनता संग्राम में अपने स्तर पर भाग ले चुकी थीं। लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, आजादी मिलने पर सारा देश जश्न मना रहा था। उनका क्षेत्र में भी जश्न का माहौल था। लेकिन लेखिका उस समय टाइफाइड बुखार से पीड़ित थी, इसलिए लाख उन्होंने रोया कि उन्हें इंडिया गेट के जश्न में जाने दिया जाए, लेकिन उनके पिताजी नहीं माने और उन्होंने लेखिका को ब्रदर्स काराम जो नामक उपन्यास दिया, जिसे पढ़ते हुए भी रोना धोना भूल गई। अब लेखिका अपनी 4 बहनों के विषय में बतला रही हैं। उनकी बहनें भी परदादी की तरह ही लीक से हटकर चलने वाली थीं। सबसे बड़ी बहन, जिनका नाम मंजुल और घर का नाम रानी था, उन्होंने शादी के बाद लिखना प्रारंभ किया और अपना नाम मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी। इन्होंने भी शादी के बाद अपना नाम मृदुला गर्ग रख लिया। लेखिका और उनकी बहन को नाम बदलने के कारण पारिवारिक लोगों ने उन्हें पोगा पंडित
पोगापंथी या घर घुस्सू जैसे शब्द से ताना दिया। लेखिका की बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी। छोटा भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करने लगा। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहाँ उन्होंने शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि शादीशुदा औरतें पर्दे में रहती थीं, वे पराये मर्दों के साथ बात नहीं करती थीं। लेकिन लेखिका प्रगतिशील विचार की थीं। वे भी चाहती थी कि समाज में सुधार हो, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिले और स्त्रियां घूंघट से बाहर निकलें। और इसके लिए उन्होंने वहाँ प्रयास किया और इसका परिणाम यह निकला कि शादीशुदा औरतें पराये मर्दों के साथ नाटक करने लगी। लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने 4-5 साल में कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। फिर लेखिका को कर्नाटक जाना पड़ा। कर्नाटक जाने पर वहाँ के एक छोटे से कस्बे में उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, पर क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। वे जिस क्षेत्र में रहती थी वहाँ सीमेंट का कारखाना था और उस स्कूल में सीमेंट कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के बच्चे भी पढ़े। बाद में उस स्कूल से पढ़कर निकलने वाले बच्चे अन्य बड़े शहरों के बड़े स्कूलों में भी पढ़े। इस प्रकार लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है कि वे जिस काम को करने के लिए ठान लेती हैं उसे वे करके रहती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें लगता है कि वे अपनी छोटी बहन रेणु का मुकाबला नहीं कर सकती। एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया था। यातायात ठप था। रेणु को उसके स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया और सबने मना किया कि इतनी बारिश है इसलिए स्कूल जरूर बंद होगा, तुम मत जाओ, फिर भी वह पैदल ही 2 मील स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लोगों ने उनसे कहा कि हम तो पहले ही मना कर चुके थे कि स्कूल बंद रहा होगा, फिर जाना नहीं था। तब उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। अब लेखिका सोचती हैं कि उस दिन का रोमांच कैसा रहा होगा। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर, अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना, इस अकेलेपन का मजा कुछ और ही था। इस तरह से लेखिका अपने परिवार की औरतें जो उनके सीधे संपर्क में भी रहीं और नहीं भी रहीं, उनके विषय में वो बतला रही हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम देखें तो नानी, माँ, दादी, परदादी और उनकी 4 बहनों में रेणु ये प्रमुख चरित्र हैं। लेखिका भी एक प्रमुख चरित्र हैं। इन्होंने नारी स्वतंत्रता को महत्व दिया है, नारी शिक्षा को महत्व दिया है और समाज में नारी के द्वारा बदलाव किया जा सकता है, इसे प्रमुखता से रेखांकित किया है। लेखिका ने अपने इस संस्मरण के द्वारा अपने संग की औरतों के विषय में जो बतलाया है उससे यह प्रमाणित होता है कि चाहे वह पुरानी औरतें हों या चाहे आज की प्रगतिशील औरतें हों, हर औरतों के मन में स्वाधीनता के प्रति चेतना हमेशा जगी रही है। हर समय की औरतें स्वतंत्र होना चाहती रही हैं। हर समय की औरतें
स्वतंत्र ख्याल की रही हैं और नारी स्वतंत्रता का पक्षधर रही हैं, चाहे उनकी नानी हो, परदादी हो, उनकी माँ हो या रेणु हो, और लेखिका स्वयं भी। इस तरह से लेखिका ने अपने इस संस्मरण के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि नारी सशक्तिकरण आवश्यक है, और इस नारी सशक्तिकरण के लिए नारी को प्रगतिशील होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और सामाजिक बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, और उन बंधनों को तोड़ते हुए उन्हें एक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस मर्यादा के साथ वे स्वतंत्र भी रहें और अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को भी बनाए रखें। तो प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको यह लाभ होगा कि चैनल में जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले वो आपको मिलेंगे, आप उन्हें समझ सकते हैं। इसके बाद जब भी आप चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके द्वारा उस विशेष पाठ को आप भली बात समझ सकते हैं। धन्यवाद।